किसान भाइयों सुप्रभात। मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। हमारे राज्य के जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बंटवार की अलग अलग अवस्था पर है और आगे भी अच्छी बंटवार हो, इसके लिए जरूरी है कि सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर फसल में क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई की जाए। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब कब करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मणिभूषण। गेहूं की जो खेती की जाती है वो धान के बाद उसी जमीन पर गेहूं की खेती की जाती है सामान्यतः। तो इसमें यह है कि जब धान की कटाई हो जाती है तो जमीन में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तो उसी में जुताई करके या जीरो टिलेज के माध्यम से गेहूं की बुआई कर दी जाती है और उसके बाद उसी नमी से वो गेहूं जर्मिनेट हो जाता है। बुआई के पहले जनरली सिंचाई की जरूरत सामान्यतः नहीं पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में जहां ना वर्षा नहीं है या कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां पर है कि बुआई के पहले, गेहूं की बुआई के पहले भी एक बार सिंचाई करनी होती है। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें समय समय पर सिंचाई से पैदावार अधिक होती है। और अब बात आती है गेहूं की फसल में कौन कौन सी अवस्थाओं पर सिंचाई करना लाभकारी होगा। इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गेहूं में मुख्य रूप से 4 सिंचाई देना होता है। तो मुख्य रूप से पहली सिंचाई जो की जाती है वो 20 से 25 दिन बुआई के बाद, उस समय जो समय होता है गेहूं का, वो होता है शीर्ष जड़ निकलने का। मतलब उस समय गेहूं के बीज से शीर्ष जड़ निकलता है, इसलिए उस समय सिंचाई बहुत ही जरूरी होती है। और दूसरी सिंचाई जो दी जाती है लगभग 40 से 45 दिन के बाद, जिस समय टिलरिंग स्टेज होता है, मतलब कल्ले निकलने वाला जो स्थिति होता है, उस समय एक सिंचाई की जाती है गेहूं में। और तीसरी सिंचाई जो की जाती है वो लगभग 60 से 65 दिन के बाद, उस समय फ्लावरिंग स्टेज होता है गेहूं का। और चौथी सिंचाई जो की जाती है वो लगभग 80 से 85 दिन बुआई के बाद, उस समय जो है दाना में दूध भरता है, उस समय जो है सिंचाई बहुत जरूरी होती है ताकि उससे दाना जो है पुष्ट हो और उत्पादन अच्छा हो। तो इस तरह सामान्यतः 4 सिंचाई गेहूं में की जाती है। और गेहूं में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। मतलब धान के जैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और जड़ में पानी लगा रह गया, नहीं, वैसा ज़रूरत नहीं होता है गेहूं में। गेहूं में कम पानी की आवश्यकता होती है, धान की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें जो सिंचाई की जाती है तो वो सिंचाई पानी की जो वो मात्रा होती है वो लगभग 7 से 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जड़ में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि गेहूं की फसल खराब हो सकती है और उसमें जो है उसका बहुत प्रकार के उसमें ये भी रोग भी लग सकते हैं और उत्पादन भी घट सकता है। इसलिए हमें ये देखना होता है गेहूं की सिंचाई ऐसी की जाए कि बहुत ज़्यादा दिन तक उसके जड़ में पानी लगा हुआ नहीं रहे, वाटर लॉगिंग नहीं हो। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि भारत देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ग्राउंड वाटर की कमी हो रही, तो वो वैसे एरिया में अब ये सोचना होगा कि हम सिर्फ फ्लड इरिगेशन के द्वारा सिंचाई नहीं करें। मतलब वहां पर हम जो आजकल नई तकनीक आ रही है, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि पानी की बचत होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। और हमें पानी भी बचाना है,
तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम ड्रिप इरिगेशन से अगर हम सिंचाई करते हैं गेहूं में, तो ये ऐसा सामान्यतः पाया गया है कि लगभग 40 से 50% पानी की बचत होती है फ्लड इरिगेशन की तुलना में जब हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। तो इस तरह पानी की काफ़ी बचत होती है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती अपने राज्य में बड़े क्षेत्रफल में की जाती है। वर्तमान में ये बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन मिट्टी में पोषक तत्वों के अभाव के कारण गोभी की फसल में कई प्रकार के कार्य के विकार पैदा होने लगते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता खराब होती है। इसलिए समय रहते इसके उचित प्रबंधनों का अपनाना जरूरी होता है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है बिरसा कृषि विद्यालय, जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बी के अग्रवाल। आजकल किसान भाइयों को देखा जा रहा है कि अभी जो मौसमी सब्जियों की खेती किसान भाई कर रहे हैं और इसमें फूल गोभी है, बंदा गोभी है, ये सब की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इसको किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं। और विशेषकर कि फूल गोभी की जो खेती करते हैं, इसमें जो हमारा जो अपना खुद का अनुभव है, इसमें हमने पाया है कि किसान अपने तरफ से वो पूरा गोबर देता है। इसके अलावा जो यूरिया का उपयोग है, डीएपी का उपयोग है, पोटास का उपयोग है, ये भी हमारे किसान भाई करते ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पोषक तत्व हैं जिनको पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। ये सूक्ष्म है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी मात्रा जो है काफ़ी कम अनुपात में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। जीव जगत में जिस तरह से प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों को भी अपनी वृद्धि, प्रजनन और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों के उपलब्ध न होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फसल में कई प्रकार के कार्य के विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो मैं उस विषय में बताना चाहता हूं कि जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करते हैं, बंदा गोभी की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं, लेकिन स्पेशली फूल गोभी और बंदा गोभी ये जो दो है, ब्रोकोली की खेती करते हैं, उनको बोरोन डालना ही डालना है। देखिए, बोरोन की जो कमी, एक तो मैं किसान भाई को यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो बोरोन की कमी के जो लक्षण हैं, इसमें कुछ कुछ फसल में आने लगे। ऐसे नहीं कि पूरे खेत में एक साथ आता है। जैसे ही आता है तो पहले जो ऊपर में जो आपका जो फूल जो आ रहा है ना, जो फूल जो आ रहा है उसके ऊपर में वो जो क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कलर आने लगेगा। उसका जो कलर है, जो सफ़ेदी जो चमक है, वो चमक घटने लगेगी और उसके बाद आस्ते आस्ते उसमें सड़न आने लगती है। और दूसरा चीज़ है कि आप तो फिर पौधे को काटना पड़ेगा और अंदर में जो उसकी डंठल होती है वो बिल्कुल खोखली होती है। तो ये दो पहचान है। फूल गोभी की फसल में बटनिंग की समस्या, फूलों के पकने से पूर्व फूल छोटे रहकर फटने लगते हैं और पौधों का विकास भी सामान्य नहीं होता। अगेती जातियों को देर से बोने पर ये भी समस्या दिखाई पड़ती है। वीप टेल की समस्या, अम्लीय भूमि में पौधों को मोलिब्डेनम तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर पत्र दल का उचित विकास न होकर केवल मध्य शिरा का ही विकास होता है, जिसे वीप टेल कहते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ का सिम्टम्स आस्ते आस्ते आना शुरू हो जाता है। तो यदि आप देखते हैं कि हमारे खेत में इसकी सड़न की बीमारी आ रही है आस्ते आस्ते, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे खेत में सॉइल के अंदर में जो मिट्टी है, इसमें बोरोन की कमी है और आप बोरोन के लिए शुरू से जागरूक रहिए। और यदि आपको पहले से मालूम है कि हमारे खेत में बोरोन की कमी है, तो अति उत्तम है जिस समय आप पौधा लगा रहे हैं उसी समय बोरोन को आप अप्लाई कर दीजिए, लगा दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई इसकी कितनी मात्रा में इसका उपयोग करें। तो जो इसकी मात्रा जो है बोरोन के संदर्भ में, लेकिन हम बोरोन के रूप में यदि बताएंगे तो किसान भाइयों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि बाजार में ये बोरेक्स के रूप में मिलता है, सोडियम बोरेट में मिलता है या बोरिक एसिड के फॉर्म में मिलता है। तो जो इसकी जो मात्रा है वो 10 से लेकर के 15 किलो प्रति की 10 से 15 किलो आपको 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 2.5 एकड़ और 1 एकड़ का मतलब होता है 100 डेसिमल। इसका मतलब 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया 250 डेसिमल। 250 डेसिमल में जो बोरोन के खाद की मात्रा जो आपको देनी है वो 10 से 15 किलोग्राम बोरिक एसिड
या सोडियम बोरेट के केस में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा आपको देनी है। जिस समय आप पौधे की रोपनी कर रहे हैं, जो आप खाद दे रहे हैं, आप उस समय भी इस खाद को आप जो है बालू के साथ में, चूंकि इसकी मात्रा बहुत कम है, बालू के साथ में मिला करके आप पौधे में देनी है। ये नहीं कि पूरे जमीन में देनी है, वो बिल्कुल बेकार होता है। हर पौधे में आपको खाद लगाना है। ये वाला जो पानी लगाने वाली चीज़ है, जब पौधा आपका स्टेब्लिश हो जाए, पौधा के बढ़वार चल जाए, इसमें क्या है कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब आपका खाद बर्बाद नहीं होगा और बिल्कुल उपयोग में आएगा और किसानों को उपयोग करने में भी बहुत आसान होगा। फसल में दैहिक विकार की समस्या से बचने के लिए कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। बुआई के समय अनुसार प्रजातियों का चयन करें। बटनिंग या बोल्टिंग से समस्या होने पर 2% यूरिया का छिड़काव करें। साथ ही व्हीपटेल की समस्या दिखाई देने पर मोलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग करें। यदि इस तरह से किसान भाई इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो उनके फसल की जो लास्ट में जिस समय फसल बढ़ रहा है उस समय तो बढ़ता है, और जिस समय उसमें जब कोबी आती है उस समय जो सड़न की बीमारी होने लगती है, उस समस्या से बिल्कुल निजात पा जाएंगे। इस तरह से यदि आप ध्यान देते हैं तो हमको लगता है कि हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छी उपज इस झारखंड में और जो अम्लीय मिट्टी है इसमें वो ले सकते हैं। किसान भाइयों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारी खेती से उत्पादित फल और सब्जियों का अधिक उत्पादन होने से उनका बाजार में सही भाव नहीं मिल पाता और किसानों को कई बार तो उत्पाद को या तो कम भाव में बेचना पड़ता है या फिर फेंकना पड़ता है। लेकिन आप कृषि उत्पादों को अपने स्तर पर मूल्य संवर्धन करके आसानी से कमा सकते हैं अतिरिक्त आय। परंतु कैसे? देखिए कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। आपके वन विभाग वन क्षेत्रों में बहुत सारी वन संपदा है जो फालतू पड़ी रह जाती है, न उनको इकट्ठा कर पाते हैं। तो उनको इकट्ठा करके उनका मूल्य संवर्धन करके अगर ये आप बेचने का ये छोटे छोटे ऐसे काम करोगे तो आपकी इनकम जो है तो जरूर दुगनी हो सकती है। प्रदेश के बेरोजगार एवं किसान भाई फलों, सब्जियों एवं कुछ पौधों का कम खर्च में नए तरीके से उत्पाद बनाकर अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है उत्पादों को बनाने की तकनीकी जानकारी की। तो इसके बारे में जानते हैं। वन क्षेत्र में सीताफल बहुत आयत में पाया जाता है। बहुत सारा सीताफल वहाँ जंगल में पड़ा रह जाता है, उसकी सही कीमत नहीं मिलती है। तो इनको हमने कहा कि इसका थोड़ा वैल्यू एडिशन करो, सीताफल का पल्प निकालो, पल्प निकाल के उसकी 1-1 किलो की पैकेजिंग करके बेचें। तो उसमें काफ़ी ये पल्प निकाल रही है, ये महिला है, हाथ से निकाल रही है, इसका गुद्दा अलग से निकाल रही है, बीज अलग कर रही है और फिर 1 किलो की पैकिंग में इसको बाजार में बेच देते हैं। ये पल्प जो है आइसक्रीम में, अपने फ्रूट शेक में और इसके रबड़ी के अंदर ये काम आता है। ब्याह शादियों में आजकल इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। ये एक मशीन जो देख रहे हैं आप, सीताफल भी अगर ज़्यादा मात्रा में आपके पास सीताफल पल्प निकालना है, ज़्यादा मात्रा में आपको सीताफल पल्प निकालना है तो ये एक मशीन है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये बीज अलग हो जाता है और पल्प अलग हो जाता है। इस मशीन की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास होती है। ज़्यादातर उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो इसलिए हम लोगों को मैनुअली काम कराना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं एलोवेरा से सह उत्पाद तैयार कर अधिक आमदनी कमाने के विषय में, जो इस प्रकार से है। ये आपके सामने ये एलोवेरा है, एलोवेरा का गुद्दा निकाल रहा है। ये जो गुद्दा जो आप देख रहे हैं, इसको एक मशीन है, मशीन में हम फेंट देते हैं तो उसका एक जूस बन जाता है। जूस बना के 1-1 लीटर की पैकिंग में, 1-1 लीटर की पैकिंग में उसको मार्केटिंग करा के, लेबलिंग करा के हम मार्केट में बेच रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एलोवेरा के जो लॉब्स एंड टॉप्स जो रह जाते हैं, इनको मशीन में उबालते हैं। उबालने से इसका अर्क बनता है, ये अर्क बन रहा है। इस अर्क से जेल बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं और ये साबुन, एलोवेरा का ये जो साबुन है ये बनाए जाते हैं। इस तरीके से इनको लोगों को रोजगार मिलता है। किसान भाइयों, अभी आपने फलों और एलोवेरा से सह उत्पाद तैयार करने के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं बांस से सह उत्पाद बनाकर अच्छी आय कमाने के जरिए के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। बहुत सारे जो बांस से सह उत्पाद बनाकर, आइए जानते हैं बांस से अच्छी आय कमाने के जरिए के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। से सह उत्पाद बनाकर, आइए जानते हैं बांस से अच्छी आय कमाने के जरिए के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। मशीन है, ये एक चिप्स मशीन है, ये एक स्टिक मशीन है, इससे स्टिक बन जाएगी, इसकी स्टिक्स बन जाती है। इसकी सफाई करके इसमें रोलिंग करा के
अगरबत्ती बना लेते हैं इस तरीके से। ये अगरबत्ती बना के मार्केट में बिक्री के लिए भेज देते हैं। तो ये इनमें क्या एक तरह से वैल्यू एडिशन करने से लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे ऐसे फल हैं उनको आप इकट्ठा करके, जैसे तेंदू के फल हैं, खजूर के फल हैं, जामुन हैं, सीताफल के हैं, इनके आप फलों के स्पेसेस बना के भी बाज़ार में बेच सकते हैं। बहुत सारे जंगल में फूल होते हैं, हरे पत्तों से हरे रंग की गुलाल, हरा रंग निकाल के हर्बल गुलाल बना सकते हैं। पीले फूलों से पीला रंग निकाल सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी रंग अपन ले सकते हैं। खाकरा का फूल जो होता है पलास का, उससे पलास के रंग की गुलाल बना सकते हैं। अभी हम जैसे चुकंदर होता है, उस चुकंदर के कलर के भी हम गुलाल बना रहे हैं। और गुलाल भी इस तरीके से हम बना के, ये जो पैकिंग है इस तरीके से पैकिंग करके गुलाल, हर्बल गुलाल बना के भी अपन बाज़ार में बेच सकते हैं। इस गुलाल में जो मेन जो बेस होता है वो अरारोट का आटा होता है। अगर वो खाने में भी काम आ जाए तो भी नुकसान नहीं है, मिठाई में भी कई बार ये पड़ता है। तो कुल मिला के ये आपकी स्किन को भी ख़राब नहीं करेगा। तो वनवासी लोग अगर चाहें तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये जैसे तरह तरह के बीज हैं, फल हैं, फूल हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी ग्रेडिंग करके उनको भी मार्केटिंग करें तो वो भी एक अतिरिक्त आय के रूप में अपन काम ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सलेमपुर जिला मधुबनी के आशुतोष महतो ने। आपने अरहर की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरहर की एक प्रमुख फसल है और हमारे जो की जलवायु है अरहर के लिए सबसे उपयुक्त है और उत्पादकता भी देश के किसी भी स्थिति से अच्छी है। मगर कुछ दिनों से हमारे यहाँ अरहर में समस्याएं कुछ आ रही हैं, जिसमें कुछ रोग, कुछ कीड़े, जिसकी वजह से हमारी उत्पादकता घटी है और अरहर के उत्पादन से किसानों को थोड़ा मायूसी हुई। मगर आप ध्यान दें, अगर उस पर समय समय पर अगर आप सस्य क्रियाएँ और पौधा संरक्षण का कार्यक्रम करते रहेंगे तो आपको इससे अन्य फसल की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलेगा और मृदा की जो संरचना है वो भी सुधरती जाएगी। अभी किसान भाई अरहर की फसल में ध्यान देंगे कि अभी एक हल्का फ्लावरिंग स्टेज कुछ प्रभेदों में आ रहा है। दूसरा, इसमें अरहर की जो खेती हो रही है, इसमें जो समय दिसंबर और जनवरी का समय है, सबसे क्रिटिकल जो स्टेज कहा जाता है, ये इसी महीने से हमें उसकी सावधानी बरतनी। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अगेती अरहर 30 से 50% और कभी कभी 70 से 80% तक कीटों द्वारा फसल की हानि होती है। जो इसमें पार्ड बोरर और पार्ड फ्लाई 2 कीड़े बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। 80-90% तक फली को खा जाते हैं। इनके बचाव का प्रिकॉशन है अभी से स्टार्ट होता है। अभी जो दिसंबर के लास्ट महीने में कम से कम एक बार सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड साइपरमेथ्रिन या इमिडाक्लोरप्रिड का छिड़काव जरूर करें। ये छिड़काव करते वक्त ये ध्यान दें कि एक साइपरमेथ्रिन की मात्रा प्रति हेक्टेयर 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर और लगभग इतने ही पानी में 400 से 500 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। इमिडाक्लोरप्रिड का मात्रा कम होता है, 200 ml प्रति हेक्टेयर सफिशिएंट है। ये जब अभी छिड़काव जो कर लेंगे, इसके बाद जब पौधे में जनवरी के 10 से 15 जनवरी के बीच में 50% फूल आ जाते हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस समय सबसे एक दूसरा पिकुलियर स्टेज है, उस समय आपको प्रोफेनोफास नाम की एक दवा, उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यानी 750 ml प्रति हेक्टेयर। दूसरी उसी के साथ कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट
एग्रोमीन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसमें जिंक, बोरोन, मैग्नीज इत्यादि जिसमें मिला रहता है, उसका भी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपके फसल में कीड़े से भी बचेगा और खूब बढ़िया फली लगेगी। जब फली लग जाए, लगभग 75% फलियाँ लग जाए, उस समय भी पार्ड फ्लाई और पार्ड बोरर्स का उस समय भी अटैक होने की संभावना होती है। तो उसको देखते हुए भी कोई भी इंसेक्टिसाइड, डाइक्लोरोभास जो नुआन के नाम से बाजार में मिलती है, उसका भी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करने पर फसल को फल मक्खी और फल छेदक दोनों से आप बचा सकते हैं। और उत्पादन सिर्फ इतना जो प्रिकॉशन करेंगे तो उत्पादन आपका प्रति हेक्टेयर 20 से 22 कुंटल तक पैदावार आप ले सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारियां इस प्रकार है।